किसी व्यक्ति या समूह को अधिकार, क्षमता या संसाधन देने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? सशक्तिकरण कहलाती है। कभी-कभी आप सुनते होंगे नारी सशक्तिकरण। क्या सुनते हैं? नारी सशक्तिकरण। तो आप तुरंत कन्फ्यूजन में पल जाते हैं, तुरंत कन्फ्यूजन पालने लगते हैं कि भैया ये सशक्तिकरण क्या होता है? तो सशक्तिकरण का मतलब यहाँ पर जानो, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कि संसाधन देने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? सशक्तिकरण कहलाती है। क्लियर? अब देखो सामना करना या मुठभेड़, है ना? यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं आप देखते होंगे कि भीड़ जो है उग्र हो जाती है, तो दोनों में टकराहट हो जाती है। जैसे कभी कहीं आंदोलन हुआ, तो पुलिस और जनता के बीच में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। उसी को कहते हैं सामना करना। फिर संकट में डालना, इसका मतलब मैं नहीं जानना है। लागू करना, बाध्य करना, तो लागू करना भी उतना ज़रूरी नहीं है। उकेरना, उत्कीर्ण करना, यानी कि जिसे आप पत्थर देखते होंगे, पत्थर पर देखो उस पे लिख दिया जाता है ना? अभिलेख लिख दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं उकेर दिया गया है। तो ये हो गया। फिर सुधरना या सुधारना, ये समझ सकते हो। समृद्ध बनाना यानी कि शक्तिशाली बनाना। संरक्षित करना अथवा पवित्र मानकर रखना, यानी कि किसी भी चीज़ को रखना। महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब जानो यहाँ पर? एक लंबी कविता जिसमें प्रायः पूर्व काल के नायकों और अन्य महान व्यक्तियों की वीरता का वर्णन होता है, वही कहलाता है महाकाव्य। और फिर आप एक शब्द याद करो, नोट करो, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। पृथ्वी की सतह पर आप देखोगे 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। यानी कि आप देखते होंगे ये ग्लोब है और एक काल्पनिक रेखा होती है, क्या भैया? 0 डिग्री, जो ग्लोब को 2 भागों में बाँटती है, और यह एक प्रकार की कौन-सी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। कौन-सी रेखा भैया? काल्पनिक रेखा होती है। तो यही होता है भूमध्य रेखा। फिर उसके बाद युग, संवत या एरा। तो एरा के बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, यहाँ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शब्द आप याद कर लो, अपर्दन। क्या याद करोगे? अपर्दन। और भूमध्य रेखा कभी-कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भूमध्य रेखा से कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इसे हल्के में मत लेना, इसे हल्के में मत लेना। अपर्दन से भी कभी-कभी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। और कभी-कभी एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इसे भी हल्के में मत लेना। यानी कि जैसे मान लीजिए जल हो गया, पवन हो गया या वर्षा हो गया, उसके माध्यम से मिट्टी या चट्टान का जो कटाव होता है, उसी को कहते हैं कि भैया अपरदन हो रहा है। क्या हो रहा है बछवा? अपरदन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? अपरदन। चलिए भैया, अभी जल्दी-जल्दी से हमें यहाँ पर खींचना है। देखिए समय भले लग रहा होगा, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो उद्गार, जैसे आप देखते होंगे कभी-कभी ज्वालामुखी उद्गार होने लगता है अचानक, है ना? तो उसी को कहते हैं यहाँ पर उद्गार। फिर एक मुहाना आप सुनते होंगे, ज्वार नद आप सुनते होंगे। तो ये नोट करो, तुरंत नोट करो इसको। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, उसी को मुहाना या ज्वारनदमुख कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी मास्टर जी आते हैं भूगोल की कक्षा में, वह लिखा देते हैं मुहाना। मुहाना क्या होता है? यहाँ जानो, मुझसे पढ़ो। ज्वार-नदमुख क्या होता है? जैसे शब्द आ गया ज्वार-नदमुख, सब बच्चे सरेंडर हो गए, रोने-गाने लगे, हाय राम! ई का लिखा दिए सर, ई का बोल दिए। तो मास्टर आके ऐसे बोल के चला जाता है, किताबें में आप पढ़ते हो ज्वार-नदमुख, कहते हो हाय रामी कौन-सा शब्द आ गया? तो भैया मेरे से पढ़ो, मेरे से जानो, और उसके बाद फिर जाके तबाही मचाओ, तहलका मचाओ। तो आपको पता चल रहा होगा ना कि जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, या जो चाहते हैं कि ज़ीरो से पढ़ें, शून्य से पढ़ें, तो उनके लिए क्या है, ये सारी चर्चाएँ हैं। क्लियर हो रही हैं बातें ना? हाँ, क्लियर करते चलो। फिर एक ठो शब्द आता है विकास या उद्भव।
अब देखो जैसे आप इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास को पढ़ोगे तो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। और वैसे भी विकास का मतलब जो है उद्भव से कभी-कभी जोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब बदल जाता है ना? तो इसका मतलब कहीं न कहीं बदल जाता है। तो यहाँ पर इतिहास से जोड़ा गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी के इतिहास में आदि काल से विभिन्न प्राणियों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्भव या विकास कहलाती है। लेकिन जब आप इसे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ोगे, तो यह परिभाषा जो है, यह बात थोड़ा बदलते हुए आपको दिखाई देगी, वो डेवलपमेंट से जुड़ जाएगी। फिर अगला आपका शब्द है भैया, अगला शब्द है उत्खनन। उत्खनन इसे भी आप चाहो तो नोट कर लो, फिर उसके बाद उत्खननकर्ता के बारे में आप जान लो। एक होता है खुदाई से संबंधित उत्खनन और जो खुदाई करवा रहा है वो हो जाएगा उत्खननकर्ता और जो उसमें उपकरण लगेंगे वही हो जाएगी मशीन। फिर एक होता है भ्रमण यानी कि यात्रा करना, फिर होता है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देते हुए किसी भी चीज को समझाना। दृष्टांत, उदाहरण देते हुए किसी भी चीज को समझाना क्या होता है? दृष्टांत होता है। यानी कि आप उदाहरण देकर किसी भी चीज को क्या कर रहे हो? समझा रहे हो, यही हो जाता है दृष्टांत। फिर विस्तार यानी कि विस्तार से समझाना। फिर शोषण या स्वार्थ साधन। शोषण का मतलब होता है आप किसी के साथ स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी-कभी प्रेम करने लगते हैं, तो आप स्वार्थ की भावना से प्रेम करते हैं, कभी-कभी उसके दौलत के लालच में आप प्रेम कर बैठते हैं, तो कहीं न कहीं स्वार्थ, शोषण जुड़ा हुआ होता है। ये भी आप समझ सकते हो। फिर अन्वेषण या पर्यवेक्षण, किसी जगह वस्तु के बारे में पता लगाने या खोजने का कार्य क्या होता है? अन्वेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वेषण कहलाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। आप देखोगे निर्यात यानी कि बाहर भेजना। अब देखो जब आपको पढ़ाया जाता है आयात और निर्यात, क्या पढ़ाया जाता है? आयात और निर्यात। तो प्रायः बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होते हैं, मैं एक जगह पढ़ा रहा था, बार-बार विद्यार्थी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि सर ये आयात क्या होता है? निर्यात क्या होता है? बार-बार खड़ा होके पूछ रहा था। तो भैया यहाँ पढ़ लो ना, यहाँ समझ लो ना, सारे का अर्थ मैं बता रहा हूँ, समझो तुरंत। यहाँ मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, सारे का सारे का अर्थ समझे यहाँ पर। निर्यात, निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना। एक देश द्वारा अपने यहाँ से निर्मित वस्तुएँ या सेवाओं को दूसरे देशों को बेचना क्या कहलाता है भैया? निर्यात कहलाता है और प्रायः विद्यार्थियों के मन में यही डाउट बन जाता है आयात और निर्यात क्या होता है? निर्यात, निर्यात ऐसा समझो, जब भी डाउट आए, जब भी दिक्कत आए तो कहो निर्यात। जब आयात का बारी आए आयात, आयात, आयात इस तरह से करना तो आपको कभी नहीं भूलेगा। विद्यार्थी आयात-निर्यात में कन्फ्यूजन पाल लेते हैं तो निर्यात, आयात, निर्यात, आयात इस तरह से याद करना है। फिर निष्कर्षण या सार, जैसे आप देखते होंगे महाभारत का जो सार है वो क्या है? भागवत गीता है। तो उसी प्रकार से ये सार समझो, सार यानी कि निष्कर्ष का भैया निष्कर्ष। फिर ये सरल बनाना यानी कि आसान कर देना, कारखाना यानी कि फैक्ट्री जिसमें मान लीजिए कोई मशीन बन रही है, मान लीजिए अन्य संसाधन बन रहे हैं तो कारखाना हो जाएगा। फिर प्राणी समूह यानी कि प्राणियों का एक समूह, प्राणी समूह कहलाता है। फिर अनुकूल या सहायक यानी कि जो ज़रूरी होता है, जो अनुकूल होता है वही सहायक अनुकूल हो जाएगा। फिर शुल्क, शुल्क का मतलब होता है फ़ी। जैसे मान लीजिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और पैसा लेने लगूँ तो वही हो जाएगा शुल्क। फिर प्रतिमा, प्रतिमा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टपक गया और वो महान व्यक्ति है तो उसकी मूर्ति बना दी जाती है, वही होता है प्रतिमा। और ये जो वित्त है, वित्तीय है, ये धन से जुड़ा हुआ है, मुद्रा से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद तैयार माल, जैसे मान लीजिए कच्चा माल है उसको सबको बना के, उपभोग करके या कुछ भी करके माल को तैयार कर दिया जाता है, रेडी कर दिया जाता है तो तैयार माल हो जाता है। फिर आकस्मिक बाढ़ यानी कि अचानक से अगर बाढ़ आ जाती है तो आकस्मिक बाढ़ कहलाती है। फिर वनस्पति समूह, वनस्पति समूह यह शब्द आप नोट कर लीजिए।
यहाँ वनस्पति समूह से आशय है पौधों के समूह, है ना? यानी कि किसी विशेष स्थान या काल में पाए जाने वाले पौधों या वनस्पतियों का समूह वनस्पति समूह कहलाता है। एक शब्द आपको नोट करना है लोक कथाएँ, ये भी आप नोट कर लीजिए लोक कथाएँ, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से या अन्य माध्यमों से संचारित कथाएँ, लोकगीत और परंपराएँ लोक कथाएँ कहलाती हैं। यानी कि मुँह ज़बानी जैसे आप अपने दादा-दादी से कोई कहानी सुनते हैं, कोई किस्सा सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा-दादी आपको सुनाते हैं, आप अपने बच्चों को सुनाते हैं, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है हस्तांतरित होती जाती है। तो वही हो जाती है लोक कथाएँ, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर एक शब्द आता है तलहटी, तलहटी, तलहटी शब्द भी आप क्या करो नोट कर लो। पर्वत या पर्वत श्रृंखला के आधार पर स्थित जो नीची पहाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं को कहते हैं तलहटी। फिर एक होता है प्रतिपादित करना, क्या होता है प्रतिपादित करना, यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से व्यक्त या तैयार करना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जब ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर पाते हैं कि इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने उसे प्रतिपादित किया तो उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने क्या किया सुव्यवस्थित तरीके से व्यक्त या तैयार किया है। तो ये हो जाएगा प्रतिपादित करना, ये भी आप नोट करे रहो क्योंकि जब मैं आपको साहित्य पढ़ा रहा था एक बार, तो वहाँ एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो ऐसे छोटे-छोटे शब्द जो है आपको पता होने चाहिए, है ना? तो देखो मैं कितने यहाँ पर जो है चीज़ें आपको बता रहा हूँ और आप सभी कमेंट करते हो, आप सभी जो है पूछते रहते हो बार-बार इसीलिए जो है मैं बताते रहता हूँ। एक शब्द है किलेबंदी, यानी कि जैसे मान लीजिए फालतू का जगह ज़मीन है क्या फालतू का जगह ज़मीन नहीं, जैसे मान लीजिए राजा हैं, अब राजा का अगर साम्राज्य खुले में रहेगा, किलेबंदी नहीं रहेगा तो दुश्मन आएगा धड़ाम से जो है लूट-लाट के चला जाएगा, मार-पीट के चला जाएगा और किलेबंदी रहेगी तो उसको एंट्री मारने में थोड़ा समय लगेगा। और आपने एक फ़िल्म देखा होगा सालार, सालार फ़िल्म में जो है इसी दीवाल पर, इसी किलेबंदी पर जो है एक डायलॉग चलाया जाता है, आप कभी सुनिएगा। ये हो गया, तो किलेबंदी को छोड़ देते हैं। एक आता है जीवाश्म, जीवाश्म और ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक बार मैं इतिहास पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, हालाँकि उसका कमेंट स्वाभाविक था, उसका पूछना वहाँ पर स्वाभाविक था, क्योंकि प्रायः बहुत चीज़ें नहीं पता होती। तो जीवाश्म जैसे मिट्टी हो गया या बर्फ हो गया या चट्टान के नीचे कोई दब गया और जस का तस वैसे बना रहता है उसका शरीर। है ना? हालाँकि वो निपट जाता है, मर जाता है, लेकिन जिस तरह से उसका शरीर रहता है, उसी फ़ॉर्मेट में बना रहता है, इसी को कहते हैं जीवाश्म। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, मिट्टी, चट्टानों की सतहों के बीच संरक्षित वनस्पतियों या पशुओं के अस्थि अवशेष, है ना? जैसे मान लीजिए उसी के नीचे जस का तस बना रहता है, मान लीजिए मुंडी जो है ऐसे है, तो ऐसे में बना रहता है। हालाँकि चमड़ा-वमड़ा जो है निपट जाता होगा, तो आप देख सकते हो, तो जीवाश्म आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रोत्साहन, ये शब्द देखो फिर से आ गया यानी कि किसी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। फिर सहजता से टूट जाने वाला, कच्चा। जैसे मान लीजिए कोई फल है और उसे आप आसानी से तोड़ रहे हैं, तो वो आसानी से टूट जाता है, तो उसी को कहते हैं सहजता से टूट जाना। और कभी-कभी देखो जब आपकी बाबू आपको छोड़ के चली जाती है, तो आप क्या करते हो? टूट जाते हो, आसानी से टूट जाते हो। कुछ लोग तो पत्थर के बने होते हैं, कौनो फ़र्क नहीं पड़ता और वही सही मायने में अच्छे व्यक्ति होते हैं। क्योंकि वो इस अवधारणा पर टिके होते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बड़ी लंबी है ये धरती, जाने जा तू अकेली तो नहीं, है ना? तो वो उस पे टिके होते हैं और कुछ लोग होते हैं तो खरपतवार की तरह होते हैं, तुरंत टूट के बिखर जाते हैं। हाय राम! अब हमारा क्या होता? अरे गधा तैयारी करो तैयारी, कौनो पेपर निकालो और कुछ बन जाओ और बन जाओगे तो जो दूसरे की बाबू सोना है वो भी आपके पास दौड़ी हुई चली जाएगी। गली का कुकुर भी आपको कहेगा फूफा जी आ गए, जीजा जी आ गए। इतनी होती है नौकरी में पावर। हाँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और देखो भैया
यहाँ देखो, अगर देखो अभी 1 डेढ़ घंटे की कहानी हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। अगर मैं बीच-बीच में आपका मनोरंजन नहीं करूँगा या आपको कुछ अच्छी बातें नहीं बताऊँगा तो आप चर्चाओं को छोड़कर भाग जाओगे और भाग जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए बीच-बीच में थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, जो कि लाज़मी है। किसी प्रणाली, अवधारणा या विषय की आधारभूत संरचना क्या कहलाती है? रूपरेखा कहलाती है। और जब आप संविधान सभा को पढ़ोगे, है ना? संविधान सभा में आप प्रारूप समिति वगैरह के बारे में अध्ययन करोगे तो वहाँ रूपरेखा जैसे शब्द आएँगे, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए यहीं पर जान लीजिए। फिर विशेष अधिकार, यानी कि जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं विशेष अधिकार। फिर यहाँ पर आप देखोगे संपूर्ण, क्या है भैया? संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब होता है सब कुछ, फिर मौलिक का मतलब होता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उन्हीं को कहते हैं क्या भैया? मौलिक। फिर अगला शब्द है पीढ़ी, यानी कि लगभग एक समय में पैदा होने वाले और पहले से मौजूद लोगों का समूह पीढ़ी वगैरह कहलाता है। तो ये आप पढ़ते रहिएगा। एक शब्द आता है आनुवांशिक, और ऐसे शब्द आपको पता होने चाहिए क्योंकि कभी-कभी मान लीजिए इंटरव्यू देने गए हैं और पूछ लिया भैया आनुवांशिक क्या होता है? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? और जब क्लास 10th आप पढ़ोगे तो वहाँ आनुवांशिकता के बारे में भर-भर के पढ़ना रहता है। एक ठो चैप्टरे दिया है, मेंडल के बारे में पढ़ना होता है। मेंडल मटर के पौधा पे जो खुरापात करते हैं उसके बारे में भर-भर के पढ़ना है। तो आप उसकी जो परिभाषा है, उसका जो थोड़ा-सा बैकग्राउंड होता है, उसको यहीं से तैयार कर लो। वहाँ आप देखोगे आनुवांशिकता के बारे में इधर-उधर करके बात घुमा दी गई है, लेकिन परिभाषा आप यहाँ से तैयार करो कि भैया जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पशुओं और मानव के निश्चित लक्षण और विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि यह एक प्रकार की जीव विज्ञान की शाखा है। क्या है? शाखा है। फिर सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट, कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद प्रकट करना। फिर एक आप देखोगे ग्रीन हाउस खेती। क्या भैया? ग्रीन हाउस खेती, ये भी आप क्या करो नोट कर लो। जैसे आप कभी-कभी देखते होंगे कि एक ठो घर टाइप का, हरा-हरा टेंट टाइप का लगा दिया जाता है और उसे घर टाइप में बना दिया जाता है और उसके अंदर कुछ पौधों को लगाया जाता है, तो वही होती है ग्रीन हाउस खेती। और ये आप एक देखोगे ग्रीनविच माध्य समय, इसको अभी यहाँ पर मत समझो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी यहाँ पर मत जानो, ज़्यादा बेहतर है, बस इतना जानते रहो कि ग्रीनविच लंदन की रॉयल मेधशाला में माध्य सौर समय को विश्व के लिए संदर्भ समय के रूप में प्रयोग किया गया है। अभी मैं जब आगे इसके बारे में पढ़ाऊँगा तो विस्तार से पढ़ा दूँगा, तो इस शब्द के बारे में अभी आप भूल जाइए। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके भी बारे में अभी आप भूल जाइए, क्योंकि अभी जो है आपका लगभग जहाँ से हिस्ट्री इसमें शुरू होगा, वहाँ पहला चैप्टर लगभग आपको यही देखने को मिलेगा, तो वहाँ भर-भर के इसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ मत जानो अभी। फिर आप देखोगे गल्फ या खाड़ी, जिसके बारे में पीछे भी मैंने चर्चा किया था। पीछे भी मैंने क्या किया था, चर्चा किया था और मैंने कहा था कि यह शब्द कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो, समुद्र का वह भाग जो लगभग धरती से घिरा होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये भूमि हो गई, है ना? ये भूमि हो गई या धरती हो गई, तो इसके आप देखोगे तीनों चारों तरफ क्या होगा भैया? समुद्र होगा या जल होगा, तो वही हो जाएगा गल्फ या खाड़ी। ओला, आप देखते होंगे ना कभी-कभी बारिश के टाइम पर क्या गिरता है? ओला गिरता है। फिर पल्ली, छोटी बस्ती या छोटा-सा गाँव क्या कहलाता है? पल्ली कहलाता है। अरे भैया, हम तो पल्ली का मतलब तिरपाल समझे थे, या पल्ली का मतलब गाँव हो गया है। तो ये हो गया भैया। फिर उसके बाद परेशान करना, सताना, यानी कि क्या करते हो भैया? कभी-कभी जो है आप किसी अपने खास मित्र को फ़ोन कर के बार-बार परेशान करते हो, तो परेशान हो गया। सौहार्दपूर्ण यानी कि मिल-जुल कर रहने को क्या कहते हैं? सौहार्दपूर्ण कहते हैं। मित्र भाव यानी कि दोस्ती का भाव। आरोग्यकर्ता, आरोग्यकर्ता यानी कि जो परंपरागत तरीकों से रोग को ठीक करता हो या रोग से आराम दिलाता हो, उसी को कहते हैं आरोग्यकर्ता। ये शब्द भी आपको जानते रहना चाहिए।
और आजकल तो इंटरनेट पर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, भैया पर्चा खोल के सारी बातों को बता देते हैं। ऐसे मंत्र मारते हैं व्यक्ति, अपने एक पाँव पे आता है, 2 पाँव पे चला जाता है। व्यक्ति की आँख सही नहीं होती, मंत्र मार देते हैं, आँख सही हो जाती है। हाथ ऐसे रहता है, फूँक मार देते हैं, हाथ सही हो जाता है। तो आजकल इंटरनेट पर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं और बहुत सारे फर्जी बाबा भी हैं, झूठ बोल-बोल के कमाई कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे आप देख सकते हो। तो उनमें से आप देखते होंगे बहुत सारे बाबा बहुत सारे रोगों को ठीक कर देते हैं, है ना? तो यही है भैया झुंड। झुंड यानी कि पशुओं का बड़ा समूह या झुंड किसी का भी हो सकता है। फिर ऐतिहासिक या पारंपरिक धरोहर, ये आप नोट करो धरोहर। धरोहर क्या होता है? ऐतिहासिक या पारंपरिक धरोहर यानी कि किसी परिवार, समुदाय या देश की बहुमूल्य वस्तुएँ, परंपराएँ और संस्कृति क्या हो जाती हैं? धरोहर हो जाती हैं। है ना? तो ये नोट कर लो। फिर आप देखोगे इतिहासकार, जो इतिहास को लिखे, अतीतों का अध्ययन करे, वही हो जाता है इतिहासकार। और इतिहास आप देखोगे अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद होता है। इतिहास क्या होता है अगर कोई पूछे तो अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद होता है इतिहास। तो ये हो गया इतिहास। तो इतिहासकार आप नोट कर लो और इतिहास के बारे में आप नोट कर लो। क्योंकि जब इतिहास पढ़ोगे दोनों बातें आपके सामने आएँगी, तो आपको पता होना चाहिए। एक परिभाषा आप लिख लीजिए कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। जब भी कोई पूछे कि इतिहास क्या है, तब आप बताना इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो आपको वो एक परिभाषा भी मैंने दे दिया, ये आप दोनों नोट कर लो। फिर आपका आता है एक शब्द सदन। क्या आता है? सदन। यानी कि ऐसी सभा जहाँ कानून बनाने पर चर्चा की जाती है और उसे पारित किया जाता है। आप देखते होंगे है ना जब सदन की कार्यवाही चलती है, तो देखो उसमें अपने नेता लोग कैसे-कैसे जा-जा के लड़ाई-झगड़ा करते हैं, कुर्सी तोड़ने लगते हैं, बोलने लगो तो माइकवा बंद कर देते हैं, है ना? तो देखो कितना कलाकारी करते हैं, कोई सदन में जाके समोसा का चर्चा करता है ना? तो वे वो वही है। फिर विस्तार यानी कि व्यापकता से बताना, कार्यान्वयन यानी कि किसी निर्णय या योजना को लागू करना, ये भी शब्द आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, कार्यान्वयन। किसी निर्णय योजना को लागू करना, यहाँ आपने सदन में देखा पारित हो रहा है, यहाँ लागू हो रहा है। फिर आयात, अभी आपने पीछे समझा, निर्यात क्या होता है? अब आयात, यानी कि दूसरे देशों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु। क्या भैया? निर्यात, आयात, निर्यात, आयात। तो मैंने समझा दिया और प्रायः बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो कन्फ्यूजन बच्चा दूर कर लो आयात-निर्यात में। भारतीय मानक समय यानी कि संपूर्ण भारत में देखे जाने वाला आधिकारिक समय जो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसके बारे में अभी इतना जानो, इसे नोट कर लो, आगे मैं और भी विस्तार से बताऊँगा। आगे देखो संघटक या अवयव। जब आप साइंस पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये शब्द देखने को मिल जाएँगे संगठक या अवयव। तो किसी वस्तु के संगठक प्रायः किसी खाद्य सामग्री या वस्तु में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, तो ये संगठक हो जाएँगे। निवासी जैसे किसी क्षेत्र में निवास कर रहे होंगे या किसी विशेष स्थान से संबंधित हो जाएगा। फिर आपको एक शब्द जानना है शिलालेख। क्या जानना है? शिलालेख। शिलालेख में क्या होता है भैया? शिलाओं पर क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है, कुछ चीज़ें उत्कीर्ण कर दिया जाता है। प्रायः आप देखोगे शिलालेखों को पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है ना? ये हो गया। अन्योन्याश्रय, ये क्या होता है भैया? अन्योन्याश्रय यानी कि परस्पर निर्भरता।
फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके भी बारे में अभी आप मत जानो, क्योंकि ये मैं आपको या तो इसी चर्चा में बताऊँगा या तो क्लास 9th के एनसीईआरटी में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो ऐसे में यहाँ जानने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डराना यानी कि किसी को डरा देना, जिज्ञासा मतलब इच्छा होना, आक्रांता यानी कि क्या भैया? बलपूर्वक आक्रमण करना, प्रार्थना यानी कि विनती विनय करना, विवेकपूर्ण ढंग से यानी कि अपने बुद्धि की दम पर। फिर भूदृश्य यानी कि प्राकृतिक घटा। प्राकृतिक घटा के बारे में आपको जानना चाहिए। प्राकृतिक घटा यानी कि भूमि के किसी क्षेत्र में दिखाई देने वाले परिदृश्य को क्या कहते हैं? भूदृश्य या प्राकृतिक घटा। फिर भूस्खलन यानी कि पर्वत के किनारों से अचानक मिट्टी या चट्टानों का गिरना भूस्खलन कहलाता है। ये भी आपको भूस्खलन पता होना चाहिए। फिर लावा आप शब्द नोट कर लीजिए, लावा। लावा भैया लावा, यानी कि पिघली हुई चट्टानों का द्रव जो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान पहाड़ से निकलता है, उसी को कहते हैं लावा। क्या कहते हैं भैया? लावा। है ना? आप देखते होंगे इसे ज्वालामुखी जो है विस्फोटित होता है, तो इसके नीचे इसके अंदर से इसे ज्वाला, है ना? लावा इसे फूटता है ना? तो लावा भैया लावा। फिर लाइकेन, लाइकेन भी आप नोट करो। और ये शब्द जो है भूस्खलन, लावा, लाइकेन, ये सब आप 12th वगैरह की भी एनसीईआरटी में पढ़ते हो। आपको इसी के नाम पर, इसी शब्दों के नाम पर बहुत सारे बैच बेचे जाते हैं। बहुत सारे बैचों में यही सारा चीज़ें जो है पढ़ा-पढ़ा के आपका समय भी जो है क्या किया जाता है? ले लिया जाता है, अलग से पढ़ा-पढ़ा के। है ना? तो आप समझ सकते हो ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है। तो लाइकेन यानी कि वनस्पति की एक प्रजाति जो प्रायः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपकी हुई होती है, उसी को कहते हैं लाइकेन। तो ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए। प्रायः आप लाइकेन वगैरह शब्द जब सुनते हैं, तो क्या करने लगते हैं? डरने लगते हैं, सदमे में पहुँच जाते हैं कि हाय राम! का पढ़ लिया, हाय राम! अब हमारा क्या होगा? ये शब्द हम तो जानबे नहीं करते, है ना? तो ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में उठने लगते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे विचार आप सभी के मन में उठने लगते हैं, तो इसीलिए आपको इन शब्दों के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक शब्द आता है पशुधन, यानी कि पशु के रूप में संपत्ति पशुधन कहलाता है। फिर अभिव्यक्ति, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तब यह शब्द आपके काम आएगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्रियाओं यानी घटनाओं का घटित होना क्या होता है? अभिव्यक्ति। और कभी-कभी जो है अभिव्यक्ति का मतलब आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद पांडुलिपि, यानी कि जो ताड़पत्रों वगैरह पर लिखी जाती है, और हस्तलिपि यानी कि जो हाथ से लिखी जाती है। जब आप इतिहास पढ़ोगे तब इस शब्द का काम आएगा, तो अभी जान लो। यानी कि पेड़ की छाल, कपड़ा, ताड़पत्र या कागज पर हस्तलिखित दस्तावेज होता है, उसी को कहते हैं पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट। समझ में आ रहा होगा? तो ये भी आप नोट करिए भैया। फिर एक ठो शब्द आता है समुद्री, यानी कि महासागरों और सागरों में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थ क्या कहलाते हैं भैया? समुद्री पदार्थ कहलाते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए।